नमस्कार दोस्तों। सुपरपोजिशन थ्योरम गेट और ईएसी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गेट और ईएसी के एग्जाम में इससे से कम एक सवाल आना तय ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम किस किस नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होता है, यह थ्योरम क्या कहता है, साथ ही साथ सुपरपोजिशन थ्योरम को मैं एक एग्जांपल की सहायता से आप लोगों को समझाऊंगा। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों का सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि ईएसी 2002 में आया हुआ यह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। अपने प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। अक्सर दोस्तों मैं देखता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में नाइस एक्सप्लेनेशन, गुड वीडियो, इस टाइप के कमेंट देते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करें। ऐसा करने से हम सबका अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस इंप्रूव होगा। इसका आंसर आपको इस डिस्कशन में ही पता चल जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिखा है। एक और एग्जांपल जो कि ईएसी 2001 में आया हुआ था, यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। इस क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन को अच्छी तरह समझने के बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सुपरपोजिशन थ्योरम को समझते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम को समझने से पहले यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि यह थ्योरम कहां-कहां अप्लाई होता है, किस किस नेटवर्क के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों ये थ्योरम लीनियर नेटवर्क, बाइलेटरल नेटवर्क and network containing more than one independent voltage and or current sources के लिए एप्लीकेबल होता है। एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे। लीनियर नेटवर्क और बाइलेटरल नेटवर्क के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हुए हैं। जो स्टूडेंट मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो घबराइए नहीं, इस वीडियो में भी हम जल्दी से इसे समझ लेते हैं। तो लीनियर नेटवर्क क्या होता है? ए नेटवर्क इन विच द पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ किसी भी नेटवर्क में एलिमेंट का पैरामीटर कांस्टेंट होगा, चाहे वोल्टेज या फिर करंट कुछ भी हो। समझ गए दोस्तों? नहीं समझे तो एक बार और आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी भी नेटवर्क में आर, एल या फिर सी है, मान लीजिए कुछ भी है इन तीनों में से या फिर तीनों है। तो जैसे कि मानते हैं हम आर का वैल्यू 10 ओम है, तो ये जो 10 ओम है ये 10 ओम ही होगा, चाहे हमारा वोल्टेज को हम बढ़ाएं घटाएं, करंट को हम बढ़ाएं या फिर घटाएं, ये इस वोल्टेज या फिर करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका पैरामीटर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वो नेटवर्क क्या हो जाएगा? लीनियर नेटवर्क। देखिए इसको एक बार और पढ़िए। द पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्स आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज। अब इसका एग्जांपल आप आसानी से बता सकते हैं। सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, या फिर ये सभी में से कोई सा भी, ये सभी जो कंटेन करता है वो सारे सर्किट लीनियर नेटवर्क होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा तो फिर नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होता है? तो इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या फिर इंडक्टर, ये सारे नॉन लीनियर एलिमेंट होंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा यहाँ भी इंडक्टर और यहाँ भी इंडक्टर, तो कैसे हो? इंडक्टर क्या नॉन लीनियर और लीनियर दोनों होता है? जी नहीं दोस्तों, वह इंडक्टर जिसका कोर सैचुरेट हो चुका है वो नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। तो समझ गए दोस्तों? तो जिस भी नेटवर्क में डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर या फिर ऐसा इंडक्टर जिसका कोर सैचुरेट हो चुका है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, वो नेटवर्क भी नॉन लीनियर कैटेगरी में आएगा और उस पे सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें लीनियर नेटवर्क्स पे ही फोकस करना है। तो इस तरह से हम लीनियर नेटवर्क को समझ लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम जहां जहां अप्लाई होता था उसमें से हमने लीनियर नेटवर्क को समझ लिया। अगला टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है? बाइलेटरल नेटवर्क। तो बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है? ए सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर आर सेम irrespective of the direction of current through various element of it
इज कॉल्ड बाइलेटरल नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बिहेवियर सेम रहेगा, चाहे करंट का डायरेक्शन थ्रू वेरियस एलिमेंट कुछ भी हो, चाहे सर्किट में करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर सेम होगा, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे? बाइलेटरल नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? ए नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ओनली रेजिस्टेंस इज ए गुड एग्जांपल। देखिए रेजिस्टेंस में करंट कहीं से भी फ्लो हो, इधर से या इधर से, सर्किट का बिहेवियर मतलब कि वोल्टेज, करंट या फिर पावर एटसेट्रा, ये सारे तो सेम होंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। और ये सारे एलिमेंट जहां होंगे वो नेटवर्क क्या होगा? बाइलेटरल नेटवर्क। एक बार और मैं आपको इस डेफिनेशन को समझा देता हूं। ए सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर, मतलब कि ऐसा सर्किट जिसका कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर सेम रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू वेरियस एलिमेंट ऑफ इट, मतलब कि किसी भी एलिमेंट के थ्रू करंट के डायरेक्शन पे सर्किट का बिहेवियर डिपेंड नहीं करेगा, वो सर्किट हमारा बाइलेटरल नेटवर्क होगा। इसका गुड एग्जांपल है रेजिस्टिव सर्किट। तो दोस्तों बाइलेटरल नेटवर्क का उलट क्या होगा? यूनिलेटरल नेटवर्क। तो ए सर्किट कंसिस्टिंग डायोड्स व्हिच अलाउज फ्लो ऑफ द करंट ओनली इन वन डायरेक्शन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल सर्किट। देखिए जहां भी डायोड होता है, इस तरह से डायोड होता है, तो डायोड में क्या होता है? आप जानते हैं डायोड क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है, दूसरे डायरेक्शन में क्या करता है? ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो डायोड में क्या होता है? करंट एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एलिमेंट जो कि करंट के एक ही डायरेक्शन के फ्लो को अलाउ करता है, अगर किसी सर्किट में हो तो वो सर्किट क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल सर्किट। और यूनिलेटरल अगर सर्किट होगा तो क्या होगा? हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी बाइलेटरल नेटवर्क है तभी हमें अपने सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमने लीनियर नेटवर्क और बाइलेटरल नेटवर्क को समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्किट कंसिस्टिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड और करंट सोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? किसी भी नेटवर्क या सर्किट में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड और करंट सोर्सेस हों। एंड और बोलने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि वोल्टेज एंड करंट हो या फिर वोल्टेज और करंट हो, किसी भी टाइप का सोर्स हो, वोल्टेज या फिर करंट, लेकिन कम से कम 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस का होना जरूरी है, तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करने के तीनों कंडीशन के बारे में समझ लिए। अब जानते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है। अगर कोई नेटवर्क लीनियर नेटवर्क है, बाइलेटरल नेटवर्क है और उसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वोल्टेज या फिर करंट सोर्स है, तो response will be sum of responses produced by each source acting alone। मतलब कि जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो उन सभी रिस्पॉन्स का सम होगा अगर हम किसी एक सोर्स को जस्ट कंसीडर करेंगे। इसके लिए एक क्राइटेरिया है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिस्पॉन्स होता क्या है। दोस्तों यहाँ रिस्पॉन्स कहने से हमारा मतलब है कि पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज और करंट। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज या फिर करंट को तो हम एज ए रिस्पॉन्स मान लेते हैं, लेकिन नॉन लीनियर पैरामीटर्स लाइक पावर, क्योंकि पावर क्या होता है? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्या होता है? देखिए पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, या फिर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आर तो अगर कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ऑल्सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पावर एक नॉन लीनियर पैरामीटर है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर पैरामीटर सच एज पावर। इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं ये व्हेन मैंने लिखा था, इसका मतलब कि कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को जानते हैं। तो एक बार और इसको पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स विल बी सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन व्हेन, क्या है पहला कंडीशन? ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड
और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेस। ये वही क्राइटेरियाज होंगे दोस्तों जिसको हम थेवेनिन थ्योरम में RTH या फिर नॉर्टन थ्योरम में RN निकालने के वक्त अप्लाई करते हैं। RTH, RN या फिर R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं हम। ये अभी हम जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं ये कंडीशन इन तीनों के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आपने अब तक थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो यहाँ एक आई का बटन आएगा, उसको क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम वापस यहाँ फोकस करते हैं। ये क्या कह रहा है कि ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड। देखिए कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड मतलब उसको जस्ट उसका टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस। अगर किसी वोल्टेज सोर्स में उसका इंटरनल इंपीडेंस दिया हुआ है, इंटरनल इंपीडेंस सीरीज में होता है वोल्टेज सोर्स का, इस तरह से अगर इंटरनल इंपीडेंस दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो सोर्स का वैल्यू होगा उसको शॉर्ट कर देंगे और इंटरनल इंपीडेंस को एज इट इज रख देंगे। तो इस तरह क्या बोल रहा है, ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ऑल अदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस आर ओपन सर्किटेड और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका भी वही मतलब हुआ कि देखिए कोई भी अगर करंट सोर्स है, जैसे कि करंट सोर्स क्या होता है, इस तरह से होता है करंट सोर्स अगर इस तरह से है तो इसको हम कैसे चेंज कर देंगे, इसको जस्ट ओपन सर्किट कर देंगे, दोनों टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देंगे। ये जहां ओपन सर्किटेड बोला है ना, इसलिए इसको ओपन सर्किट कर देंगे। और क्या लिख रहा है, और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंस। अगर इसका इंटरनल इंपीडेंस दिया हुआ है, जैसे कि हमेशा करंट सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। अगर इसका इंटरनल इंपीडेंस दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट इसके इंटरनल इंपीडेंस को ही रखेंगे और इसको एज इट इज हमने जैसा ओपन सर्किट किया था वैसा ही कर देंगे। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है, और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ऑल डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस रिमेन एज दे आर। मतलब कि जो भी डिपेंडेंट वोल्टेज या फिर करंट सोर्सेस होगा उसको जैसा भी होगा वैसा ही रख देंगे। Therefore, these sources are neither short circuited nor open circuited। मतलब कि किसी भी डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स होगा उसको एज इट इज रख देंगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया को आप समझ गए। इस तरह से आप सुपरपोजिशन थ्योरम को समझ गए दोस्तों। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको मैं आपको एक कंपोज वे में बता देता हूं कि दस रिस्पॉन्स इन एनी लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क containing more than one voltage and current sources is sum of responses produced by each source acting alone। मतलब कि वही जैसे हमने पहले पढ़ा था कि लीनियर होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए और एक से अधिक वोल्टेज या फिर करंट सोर्सेस होना चाहिए। तो अगर ये सभी हैं तो क्या होगा, रिस्पॉन्स जो होगा वो किसका सम होगा, रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। और कब होगा, जब ऑल अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड और रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस एंड all other independent current sources are open circuited or replaced by their internal impedances and all dependent voltage and current sources remain as they are, therefore these sources are neither short circuited nor open circuited। इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए तो एप्लीकेबल होता है, ये लीनियर एलिमेंट है। बाइलेटरल नेटवर्क के लिए भी एप्लीकेबल होता है। पावर कैलकुलेशन के लिए जी नहीं, पावर कैलकुलेशन के लिए तो अप्लाई नहीं होता है क्योंकि पावर नॉन लीनियर एलिमेंट है। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है एंड पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर भी होता है, इसलिए पावर कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। पैसिव एलिमेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल होता ही है, हमने तो एक्टिव और पैसिव का यहाँ बात ही नहीं किया है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सी। इस तरह से EAC 2002 का आया हुआ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आप सभी ने इसका आंसर राइट दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये EAC 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ V इन द गिवन फिगर। अभी हमको इस V का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ दो सोर्सेस हैं, एक 3 वोल्ट का सोर्स है, एक 3 एम्पियर का सोर्स है। साथ ही साथ इस सर्किट में जो एलिमेंट्स हैं वो रजिस्टिव हैं, मतलब कि ये सारे एलिमेंट बाइलेटरल एलिमेंट हैं।
और ये सर्किट लीनियर है, तो यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि द रिस्पॉन्स इज सम ऑफ रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, किसी एक सोर्स को कंसीडर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस 3 एम्पियर वाले सोर्स को कंसीडर करते हैं। 3 एम्पियर वाले सोर्स को कंसीडर करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल रिस्पॉन्स भी है इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर 3 एम्पियर को ओनली कंसीडर करते हैं तो इसको मैं एज्यूम करता हूं क्या होगा, V1। ठीक है, V1 क्या है, रिस्पॉन्स ड्यू टू 3 एम्पियर सोर्स एक्टिंग अलोन। इसका कंडीशन क्या कहता है, जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। इस तरह से हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस 3 एम्पियर सोर्स को कंसीडर करके हम ये V1 निकालेंगे। दोस्तों V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, देखिए ये क्या कौन सा करंट है, 3 एम्पियर का करंट। यहाँ का हम करंट निकालेंगे I। यहाँ का करंट निकालने के लिए हम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। करंट डिवीजन रूल अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। अगर कभी भी इस तरह से सर्किट है, यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है I, और यहाँ से IR1, यहाँ से IR2, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2। तो यहाँ अगर IR2 निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, अपोजिट वाला मतलब R1 बाई R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस का सम। उसी तरह हमें यहाँ I निकालना है, तो यहाँ I निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए हमारा I क्या था, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है 1, और दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 एम्पियर। ठीक है, तो I आ गया 3/2 एम्पियर। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R। I क्या है हमारा 3/2 और R क्या है, यहाँ पर R देखिए 1 ओम। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 वोल्ट। V1 हमारा आ गया 3/2 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक रिस्पॉन्स निकाल लिया हमने V1, अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स निकालेंगे। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स किसके लिए निकालेंगे, अभी हमने कंसीडर किया था 3 एम्पियर को, तो अब कंसीडर करेंगे 3 वोल्ट को। 3 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो हमारा ये जो रिस्पॉन्स V है इसको हम क्या बोलेंगे, V2। ठीक है, और क्या करेंगे, देखिए इसमें कंडीशन होता है हमारा, जो अदर इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस को क्या करते हैं हम, ओपन सर्किटेड। तो यहाँ हमने ओपन सर्किट कर दिया। अब देखिए इस तरह से सर्किट बन गया, तो इस तरह से सर्किट बन गया, तो ये तो वहाँ ओपन सर्किटेड है, तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो बस यही सर्किट है। अब यहाँ हमें V2 निकालना है, तो अब वोल्टेज डिवाइडर रूल के थ्रू हम V2 निकाल सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मान लीजिए इस तरह से वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस में 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से R1 और R2, और वोल्टेज अक्रॉस अगर हमें R2 अगर निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस R2, तो वोल्टेज अक्रॉस R2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है V इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है सेम रेजिस्टेंस। देखिए हमने करंट डिवाइडर रूल में अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ सेम रेजिस्टेंस लगाएंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये याद रखिएगा। उसी तरह हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 वोल्टेज सोर्स है, सेम पोलरिटी यहाँ प्लस माइनस, और इधर भी प्लस माइनस है, और इसका भी हम प्लस माइनस कंसीडर करते हैं। तो वोल्टेज V2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 इंटू, देखिए यहाँ वोल्टेज था, वोल्टेज क्या है 3 इंटू सेम रेजिस्टेंस क्या है हमारा 1 ओम, तो 1/1 प्लस 1, तो यहाँ भी क्या हो गया V2 3/2। तो इस तरह से हमारा V2 क्या आ गया 3/2 वोल्ट। दोस्तों इस तरह से हमने V1 और V2 निकाल लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा वो सम ऑफ ईच रिस्पॉन्स होगा कंसीडरिंग ईच सोर्स एक्टिंग अलोन। तो V1 और V2 के एक बराबर होगा। तो V1 और V2 हमारा क्या था 3/2 प्लस 3/2, तो 3/2 और 3/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 3 वोल्ट। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमारा आंसर क्या होगा C। आंसर C इज द राइट आंसर।
इस तरह से हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी सुपरपोजिशन थ्योरम को समझ लिया। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है और फ्यूचर में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से कोई भी डाउट नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।